Assalamualaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. I am Anam Khalid, HOD Chemistry from the LEMS University. You are all welcome to the online classes. Today our lecture number 18 is just going on. हमने लेक्चर नंबर 17 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर्स की मेन टाइप्स क्या हैं। एक रिडॉक्स इंडिकेटर थे, टाइट्रेशन इंडिकेटर थे, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर थे। इनके बारे में एक मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, वो भी मैंने आज आपसे कलेक्ट करनी है, या आपसे वो जूम ऐप की डिस्कशन जब हमारी होगी तो उसमें मैं आपसे कलेक्ट करूँगी। तो आज हम बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो दो टॉपिक होंगे। एक टॉपिक है सैम्पलिंग का और दूसरा टॉपिक होगा सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का। ये दोनों टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर से हैं। सैम्पलिंग आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है वो आपके लिए एक न्यू जो है वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सैम्पलिंग है क्या। व्हाट इज़ सैम्पलिंग? सैंपल हम कहते हैं किसी भी चीज़ के नमूने को, यानी जो चीज़ सारी बाकी पॉपुलेशन को जो है वो डिटरमिन कर रही हो या उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका सैंपल है। जैसे आपकी क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं या 13 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं अगर क्लास में से किसी एक बच्चे को पिक करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हाँ भाई आप जो है वो मुझे असाइनमेंट चेक करवाओ, और वो अगर वो फ़र्ज़ करें कि अगर उसने नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाकी सारी क्लास भी क्या है, उसके जैसी है। तो हम सैंपल उस हिस्से को कहते हैं पॉपुलेशन के जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है मुकम्मल पॉपुलेशन को। तो इस तरह ये होता है कि हम तमाम पॉपुलेशन से पूछने से बच जाते हैं। हम तमाम पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय सिर्फ उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेते हैं और हम उसी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सैम्पलिंग है क्या? सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप इसमें ग्रुप्स बनाएंगे, स्टैट के हवाले से ग्रुप्स बनाकर उसका मीन या जो भी लेंगे, उसमें क्या करेंगे, वी डिटर्मिन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन प्री डिटर्मिन्ड होती हैं। पहले से आपको पता है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपने कितनी लेनी है। आर टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, और वो ली कहाँ से जाती हैं, एक बहुत बड़ी लार्जर पॉपुलेशन से ली जाती हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बाहर से कोई जो है वो न्यूज़ कास्टर आता है या कोई बाहर से इस तरह का सोशल मीडिया से पर्सन आता है आपके पास और वो कहता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, तो क्या आप 500 के 500 लोग तो ज़ाहिर है उसे नहीं बताएंगे, बल्कि आप अपने में से कोई एक बंदा ऐसा चुनेंगे जो कि आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये वो क्या होगा, वो आपका सैंपल होगा। तो इस तरह से वो 500 बंदों के नज़रियात तो नहीं जान सकता, इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो लिहाजा वो एक ही बंदे के नज़रियात को जानेगा जो कि आपका सैंपल होगा, और वो लार्जर पॉपुलेशन से लिया जाता है। द मेथडोलॉजी यूज टू सैंपल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, जो लार्जर पॉपुलेशन से ली जाती है, ये डिपेंड करता है कि एनालिसिस की टाइप क्या है जिन्हें परफॉर्म किया जा रहा है। बट इट मे इंक्लूड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। बाज़ औक़ात इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं या हम इसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी कहते हैं। दोनों में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी जैसे क्लास है BS केमिस्ट्री 4th और फिज़िक्स 4th की क्लास जो है वो इकट्ठी बैठती है, ठीक है। अब उसमें रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होगी। देखें, अगर लेट्स सपोज़ मैं आपकी क्लास में आती हूँ और मैं आपको ये कहती हूँ कि आप में से अगर आप 35 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, मैं आप 40 में से, मुझे कोई भी इल्म नहीं है, किसी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसे ही किसी को भी जो है वो सैंपल बना लूँ, तो ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मेरे लिए नुकसानदेह होगी, ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है जिसको मैं सैंपल बनाऊँ वो उस कैटेगरी में आ ही ना रहा हो। तो रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बाज़ औक़ात हमारे लिए टाइम वेस्टेज होती है, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये है कि मैं आपकी क्लास में पहले एक सिस्टम से देखूं, अच्छा ये बच्चे जो हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, दूसरे बच्चे जो हैं वो इस कैटेगरी में हैं, तीसरी कैटेगरी के ये बच्चे हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, उसके अंदर फिर उनके सैंपल लेना जो है वो ज़्यादा आसान है, उसके साथ काम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि कौन सी कैटेगरी में जो बच्चे मौजूद हैं वो उन बच्चों में कितनी एबिलिटीज़ हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में मैं कोई भी
बच्चा जो है वो कहीं से भी उसको सैंपल बना दूं तो वो क्या है, वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, वो टाइम वेस्टेज हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात रैंडम सैम्पलिंग हमारी मजबूरी होती है। कैसे, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये कहा जाता है कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और उन 40 स्टूडेंट्स में जो है कोई किसी एक को खड़ा कर दिया जाता है कि वो जो है बल्कि इसको भी छोड़ें, अगर आपको ये कहा जाता है कोई पैरामेडिकल स्टाफ आपके पास विज़िट करता है और वो आपको कहता है कि आपके जो 40 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के हैं इनमें से किसी को कोई सिम्टम तो नहीं है किसी बीमारी की, तो वो क्या करेगा, ज़ाहिर सी बात है वो आपका एक सैंपल लेगा। अब वो सैंपल एक लेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो है वो किसी भी स्टूडेंट को उसने खड़ा कर दिया कि आप अपना सैंपल दें, ठीक है। अगर वो बीमार निकल आता है तो कंसीडर यही किया जाएगा कि ये बाकी सारे भी ऐसे ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल होता है वो क्या है कि वो आपके लिए आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अगर यही बात आप इस तरह से समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये थी रैंडम सैम्पलिंग, बिल्कुल रैंडम, अचानक से हुई, आपको नहीं पता कहाँ से किसी को भी स्टूडेंट को उठा लिया गया। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में फिर ये होगा, अगर यही सैम्पलिंग को सिस्टमेटिक में देखा जाए तो क्या होगी कि पहले कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुसलसल खांस रहे हैं या मुसलसल जिनको नज़ला ज़ुकाम है, तो उसकी वजह से फिर सैम्पलिंग की जाएगी। वो सैम्पलिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी, आप इजीली जो है वो बता देंगे कि ये इस बंदे में सिम्टम है, थोड़ा बहुत जान पहचान के फिर आप उसका सैंपल लेंगे। फिर आप जब उसका सैंपल लेंगे तो आप उसके रिज़ल्ट्स के बारे में 50% इंश्योर भी होते हैं कि 50% जो है वो ये काम हो सकता है। तो रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बाज़ औक़ात आपको करनी इसलिए पड़ती क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, कोई नॉलेज ही नहीं होता चीज़ों का। लेकिन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप थोड़ा बहुत जो है वो सिस्टम से वाकिफ़ होते हैं कि ये जो हैं वो इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको वो बताएंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। अब ज़रा इसको देखें, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसमें रैंडम सिलेक्शन होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इम्कानियत, यानी किसी एक को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपकी कौन सी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अलाउइंग यू टू मेक स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस अबाउट द होल ग्रुप, इसमें किसी को भी सैंपल बनाया जा सकता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। यानी अगर एमएससी की क्लास है फॉर एग्जांपल मेरे पास, उसमें 12 बच्चे हैं, तो ये रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होगी ये किसी को भी मैं सैंपल बना सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है। तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि हर एक स्टूडेंट का सेलेक्ट होने का चांस क्या है, सेम है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन रैंडम होती है, यानी इसमें आपकी जो सिलेक्शन है वो किसी क्राइटेरिया पर होगी, यानी वो देखकर सोच समझ, यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ आल्सो नॉन एज रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ आल्सो नॉन एज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसमें कुछ सिस्टम होता है जिसे आप कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, पहले आप देखते हैं आके कि कैसे आपने डाटा को जो है वो कलेक्ट करना है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, आप इन चारों से अच्छे से वाकिफ़ हो गए होंगे। अब हमने अगली टर्म जो है वो देखनी है, वो है आपके सैंपल का साइज़ क्या होना चाहिए। सैंपल का साइज़ का मतलब ये है कि सैंपल कितनी साइज़ में जो है वेरी करना चाहिए। द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इन योर सैंपल डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन। अब वो पॉपुलेशन के साइज़ पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 5000 है तो फिर आपका सैंपल का साइज़ छोटा होगा। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 5 करोड़ तक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग, ठीक है, तो फिर आपका जो सैंपल साइज़ है आपको उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। एंड ये एक तो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, दूसरा एंड ऑन हाउ प्रिसाइजली यू वांट द रिज़ल्ट टू रिप्रेजेंट अ होल पॉपुलेशन। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपने रिज़ल्ट्स कैसे चाहते हैं। अगर 500 बंदे हैं आपके पास, आप उनका कोरोना टेस्ट करना चाहते हैं, तो 500 में से अगर आप सैंपल साइज़ 1 का करेंगे तो आप इतने इंश्योर नहीं होंगे जितना अगर आप 100 का सैंपल लेके इंश्योर हो जाएंगे रिज़ल्ट्स के बारे में। तो इस तरह से वो कहता है कि सैंपल साइज़ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इस पर कि आपका नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कितनी है। अगर 5000 लोग हैं तो आप एक बंदे का सैंपल लेके ये नहीं कह सकते कि 5000 सेफ़ हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन का नंबर बढ़ेगा आपको सैंपल का साइज़ भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
यू कैन यूज़ अ सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर, लिहाजा हम सैम्पल साइज़ का एक कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ बिग योर सैम्पल शुड बी, कि आपका सैम्पल जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए। इन जनरल द लार्जर द सैम्पल, जितना सैम्पल बड़ा होता जाएगा उतना ही आपका साइज़ भी ज़ाहिर है बढ़ता जाएगा, और जितना सैम्पल ज़्यादा लिया जाएगा उतनी ही एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप तमाम की तमाम पॉपुलेशन के बारे में एंश्योर होते जाएंगे। ये बिल्कुल वही चीज़ है। लेट्स सपोज़ एमएससी की क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, एक टेस्ट अनाउंस किया जाता है आपकी क्लास में कि आपका ये टेस्ट जो है वो सैटरडे को होगा। सैटरडे को 12 के 12 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उनमें से 12 में से अगर मैं एक को उठाती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ भी टेस्ट 9 से नहीं आता, मैं ये एंश्योरिटी नहीं दिला सकती कि बाकी 11 को भी नहीं आता, क्योंकि ये सैम्पल साइज़ थोड़ा है। मैं अपनी तसल्ली के लिए 5 और को खड़ा करूँगी। अगर 5 और नेगेटिव रिस्पांस देते हैं, फिर सैम्पल साइज़ बड़ा होने की वजह से मैंने नंबर ऑफ़ सैम्पल ज़्यादा टेस्ट कर लिए, लिहाजा मैं उतनी ही इंश्योर होती जाऊँगी। फिर मैं कहूँगी इन 5 को नहीं आता, तो डेफिनेट मैं 50% चांस पे चली जाऊँगी कि जो 7 बच्चे बाकी बैठे हैं इन्हें भी नहीं आता। तो सैम्पल साइज़ जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ़ सैम्पल बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास होल पॉपुलेशन के बारे में हम उतना ही इंश्योर और सिक्योर होते जाते हैं। अब हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मैंने आप सबको पहले भी बता दिया। रैंडम सैम्पलिंग ये है कि आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन के किसी भी हिस्से को आप उठा सकते हैं as to create a sample or as to prepare a sample, ठीक है। In a simple random sample every number of population has an equal chance of being selected। हर एक के पास एक ही चांस है सेलेक्ट होने का, यानी उसमें से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। रैंडम है ना, बेतरतीब है। योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। अब आपका सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो आपकी कोशिश ये होगी कि रैंडमली तो आप उठा रहे हैं, लेकिन उसमें से जो है वो आपका चांसेस जो हैं वो इक्वल हों। टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग यू कैन यूज़ टूल लाइक रैंडम नंबर जनरेटर और अदर टेक्निक आर बेस्ड अपॉन इंटायरली ऑन चांस। लिहाजा आपने इसमें ये देखना है कि जो चांस है, यानी सेलेक्ट होने का जो चांस है, वो तमाम के तमाम नंबर का, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का हो सकता है। एग्ज़ाम्पल देखें, इसकी बहुत अच्छी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल क्या है। अब आपने एक एक डेफिनेशन और एक एक साथ ज़रूर इसकी एग्ज़ाम्पल करनी है। यू वांट टू सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैम्पल और 100 एम्प्लॉयज़। आपके पास 100 एम्प्लॉय हैं अपनी कंपनी में, ठीक है, और कंपनी जो है वो एक्स यानी कोई भी कंपनी है। यू असाइन अ नंबर ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन द कंपनी डाटाबेस फ्रॉम 1 to 1000। आप क्या करते हैं, आप डेटाबेस कंपनी का जो है वो हर एम्प्लॉय को थोड़ा थोड़ा काम बताते हैं। फिर आप रैंडम नंबर जनरेटर इस्तेमाल करते हैं और आप 100 नंबर्स उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग। आप किसी को भी पहले उठा सकते हैं, किसी को भी बाद में कर सकते हैं, तो ये रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है। उसके बाद आती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें थोड़ा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसमें आपको नो हाउ होती है, थोड़ी बहुत नो हाउ होती है, आपको पता होता है कि अब क्या जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये बिल्कुल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा ईजी है। ईजी कैसे है, ज़ाहिरी सी बात है, जब आपने ग्रुप्स बना दिए तो आप इजीली उसमें डिटर्मिन कर लेंगे, आप उसमें से सैंपल इजीली उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री की क्लास में 12 बच्चे हैं, ठीक है, उन 12 को मेरे पास 3 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। अब उन 3 असाइनमेंट्स की कैटेगरी ये है कि एक असाइनमेंट उनमें से ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, वो 12 के 12 बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं 12 में से 4 बच्चे ऐसे निकालूंगी, 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं समझती होंगी कि ये कर लेंगे, तो लिहाजा वो 4 उस असाइनमेंट को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैंने ग्रुप बना दिया, तो लिहाजा उसकी पॉपुलेशन को वो इजीली कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बट इंस्टेड ऑफ रैंडमली समथिंग इंडिविजुअल आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल, इस पे उनको चूज़ किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स की बेस पर। एग्जांपल देखें, ऑल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉय हैं
उनकी लिस्ट ऐसे बनती है जैसे ए से आने वाले नाम जो हैं वो सबसे पहले आते हैं और जेड से एंड, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम बनाए हुए हैं। फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर, पहले 10 नंबरों में यू रैंडमली सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम 6। फ़र्ज़ करें आपने 6 नंबर से स्टार्ट कर दिया। नंबर 6 ऑनवर्ड एवरी 10th पर्सन ऑन द लिस्ट इज सिलेक्टेड। ज़ाहिर सी बात है, फिर आप एक सिस्टम से चलेंगे, यानी 10 पर्सन के बाद सेलेक्ट करेंगे, जैसे 6, 16, फिर 10 छोड़ के 26, फिर 36 ऑन, एंड यू एंड अप विद अ सिंपल सैम्पल ऑफ 100 पीपल। लिहाजा आप 100 पीपल्स को इस तरह से चेक कर लेंगे, लेकिन आप एक सिस्टम से चलेंगे, आप एक नंबर को रिपीट करते हुए या आप एक कैरेक्टरिस्टिक को रिपीट करते हुए जो है इसमें मूव ऑन होंगे। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। अब हम आते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में। स्ट्रैटिफाइड का मतलब आप सबको पता होगा, इसका मतलब ये होता है कि कहीं कहीं जो है वो सीढ़ियाँ होना या जो है वो कहीं कहीं पे स्ट्रेंस होना, मतलब ये कि अब आपने सैम्पल इक्वली चांस का नहीं चुनना। दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ मिक्स्ड करेक्टर। जब पॉपुलेशन का करेक्टर मिक्स हो तो हम उसकी स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, मतलब हम उसकी एक बाकायदा जो है वो लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। एंड यू वांट टू एंश्योर दैट एवरी करेक्टरिस्टिक इज़ प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्पल। फिर आपने ये भी देखना है कि फिर सैम्पल आपने इस तरह से लेना है कि हर करेक्टरिस्टिक को, हर प्योरिटी को उसके अंदर रखा जा सके। यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। हम उसकी क्या करेंगे? हम उसके सब ग्रुप्स बनाएंगे, यानी हम उसकी क्वालिटीज़ की बेस पर उसके सब ग्रुप्स बनाएंगे। बेस्ड अपॉन द रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जेंडर है, एज है, रेंज है, इनकम ब्रैकेट है, जॉब रोल है, इन सारों के तहत आप क्या करेंगे? आप उनकी सब ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? द कंपनी हैज़ 800 फीमेल्स। फ़र्ज़ करें वो कहते हैं एक कंपनी है, उसके 800 फीमेल्स हैं उसके अंदर और उसमें 200 मेल हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 1000। यू वांट टू एंश्योर दैट द सैम्पल रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी। आप ये चाहते हैं कि क्या जेंडर बैलेंस है इसमें। सो यू सॉर्ट आउट द पॉपुलेशन इनटू 2 स्ट्रेटा। आप उसके 2 स्ट्रेटास बनाएंगे, ठीक है। अब सैंपल आपने कितने का बनाना है? 100 का। तो 100 में से 20 मेल लेंगे और 80 फीमेल्स लेंगे, इतनी सिलेक्शन करेंगे ना। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन के हिसाब से ही सिलेक्शन होती है। तो फिर आप क्या करेंगे? रैंडम सैम्पलिंग ऑन द पॉपुलेशन इनटू 2 स्ट्रेटा बेस्ड अपॉन द जेंडर। देन यू यूज़ रैंडम सैम्पलिंग ऑन दी ईच ग्रुप, और सेलेक्ट करेंगे 80 वुमेंस को और 20 मेंस को, विच गिव यू आ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ 100 पीपल, जिससे आपको 100 यानी 100 पीपल्स का क्या मिल जाएगा? एक डाटा मिल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? यूजुअली हम इसे कहते हैं ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है। चौथी टाइप है सैम्पलिंग की क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर कहते हैं एक चीज़ के गुच्छे को या एक चीज़ के ग्रोह को। क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व द डिवाइडिंग द पॉपुलेशन टू सब ग्रुप। इसमें भी सब ग्रुप ही बनते हैं, लेकिन वो सब ग्रुप बहुत लार्ज होते हैं, बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग में और जो आपने अभी इससे पीछे सैम्पलिंग पढ़ी जिसमें आपने स्ट्रेटिफिकेशन की थी, यानी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में फ़र्क ये होता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में जो ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं। इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप यू रैंडमली सेलेक्ट इंटायर सब ग्रुप। लिहाजा आप तमाम के तमाम सब ग्रुप्स को क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके पास आती है एग्जांपल, द कंपनी हैज़ ऑफिसेस इन 10 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। पूरे मुल्क में एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसके 10 शहरों में ब्रांचेस हैं। ऑल विद रफली द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सिमिलर रोल्स, ठीक है, उसमें सिमिलर रोल्स हैं, सिमिलर एम्प्लॉय हैं। यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू ट्रैवल टू एवरी। ज़ाहिर सी बात है, आप हर ऑफिस में तो नहीं जाएंगे, लिहाजा आप उसमें रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। 3 ऑफिस में जाएंगे और उनके क्लस्टर बना लेंगे। फिर आप कहेंगे कि 10 के 10 शहरों में ऐसा ही काम हो रहा होगा। तो ये क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग है। अब ज़रा एक डायग्राम देखें, एक सिंपल सी डायग्राम है। यकीनी बात है कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी कि जो आपने पढ़ा है अब आपने उसको कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस डायग्राम को देखें, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपने सब ग्रुप बनाए। ये देखें, सब ग्रुप एक जैसे ग्रुप हैं, ठीक है। आपको नहीं पता इनकी जेंडर वगैरह क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है।
उसके बाद आपने हर एक से एक एक बंदे को पिक कर लिया। ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैंपल, जिसमें आपने स्ट्रेटा की बेस पर यानी आपने किसी क्वालिटी की बेस पर उनके ग्रुप बनाए, ग्रुप में से आपने एक एक सैंपल को उठा लिया। क्लस्टर सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें ग्रुप जो हैं वो सेम होने चाहिए, ग्रुप बिल्कुल 100% एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो फिर उनको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब ज़रा देखें ऊपर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में और रैंडम सैम्पलिंग में। रैंडम सैम्पलिंग में देखें क्या हो रहा है, बहुत सारे जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, आपका दिल किया आपने इसको उठा लिया, इसको जिसको मर्ज़ी आपने उसको सर्कल कर दिया, तो ये क्या है? रैंडम सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में देखें क्या हुआ, इसमें थोड़ा बहुत ये हुआ कि आपको थोड़ा नॉलेज हो गया कि आपने किसको उठाना है। यानी आपने अगर यहाँ से ये लिया तो आपने फिर 2 के वक्फे के बाद ये इसको ले लिया, फिर 2 के बाद इसको, फिर 2 के बाद इसको, फिर 2 के बाद इसको, यानी आपने एक मखसूस नंबर गुजर जाने के बाद जो है वो सैंपल को सेलेक्ट किया। तो ये क्या है? ये आपकी है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो ये हमने सैम्पलिंग की 4 टाइप्स पढ़ ली। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हम सैंपल की मज़ीद 4 टाइप्स पढ़ने लगे हैं। 4 टाइप्स हमने पहले पढ़ ली हैं, नंबर की बेस पर जो पढ़ी, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब हम 4 और पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आता है क्लास कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्या है? कन्वीनियंस के लफ्ज़ से ही आपको पता चल जाना चाहिए जो आसान होती है सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इंक्लूड द इंडिविजुअल हु हैपन टू द मोस्ट असेसिबल टू द रिसर्चर। इसमें ये है कि आपने सैंपल वो उठाना है जो रिसर्चर के बहुत ज़्यादा क्लोज, यानी रिसर्चर को उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो, तो वो क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये बहुत इजी होती है, इनएक्सपेंसिव भी है, ज़ाहिर है रिसर्चर का इतना ख़र्चा नहीं होगा, इनिशियल डाटा वो आराम से उसमें गैदर कर सकता है। लेकिन इसका एक सीरियस नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बाज़ औक़ात इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। आपने जो सैंपल लिया होता है वो आपकी अप्रोच में तो होता है, वो आपकी ईजीनेस में तो होता है, लेकिन उससे अच्छे आपको रिज़ल्ट अक्सर औक़ात नहीं मिलते। तो ये क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। एग्जाम्पल देखें, यू आर रिसर्चिंग ओपिनियंस अबाउट स्टूडेंट स्पोर्ट सर्विसेज इन योर यूनिवर्सिटी। आप अपनी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स की सर्विसेज कैसी हैं ये देखने के लिए जाते हैं। सो आफ्टर ईच ऑफ योर क्लास यू आस्क योर फेलो स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ सर्वे ऑन दिस टॉपिक। इसका ये हाल है, बिल्कुल सिंपल आप ये कर सकते हैं कि जैसे एमएससी की क्लास नीचे बैठी है, 12 स्टूडेंट्स की क्लास है या 15 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है। हमारे डायरेक्टर सर जो हैं वो एक ओपिनियन अपना रखते हैं कि ट्रिप किधर जाना चाहिए, ठीक है, मरी जाना चाहिए या लाहौर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो वो इसको लेकर आपके पास आएंगे। शाम में डायरेक्टर सर जो हैं वो फ्री हैं, लेकिन वो दिन में फ्री नहीं हैं। बीएस वाले आते हैं सुबह, तो एमएससी वाले आते हैं शाम को। तो कन्वीनियंस सैंपल उनके लिए कौन हुआ? एमएससी वाले, क्योंकि वो एमएससी वालों को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि ये एमएससी वालों को सैंपल के तौर पर चुना जाएगा। तो ये क्या हुई? कन्वीनियंस सैम्पलिंग हुई। बिल्कुल इसी तरह उसने यहाँ एग्जांपल बताई। वो कहता है कि अगर आप स्पोर्ट की सर्विसेज को जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स सर्विसेज कैसी चल रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सर्वे करेंगे डिफरेंट क्लासेस का और उनसे एक सर्वे रिपोर्ट को फिलअप करवा लेंगे। तो ये क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। सेकंड टाइप की सैम्पलिंग जो है वो आपके पास आती है वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। ये भी बिल्कुल कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या है? इट इज़ मेनली बेस्ड अपॉन द ईज़ ऑफ असेस। ये भी ईज़ ऑफ असेस पे है। इसमें रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट को कभी चूज़ नहीं करेगा, डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट नहीं करता, बल्कि पीपल वॉलंटियर दमसेल्व्स, यानी लोग खुद अपने आप को इसमें चूज़ करते हैं बाय रिस्पॉन्डिंग अ पब्लिक ऑनलाइन सर्वे। ये बिल्कुल एक पब्लिक ऑनलाइन सर्वे होता है कि वो खुद अपनी राय दें, यानी कोई आपसे पूछना नहीं चाह रहा, बल्कि आप खुद अपनी राय दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू सेंड आउट द सर्वे। अब बिल्कुल यही एग्जाम्पल है जैसे मैंने अभी आपको पीछे दी कि ट्रिप के बारे में पूछा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे नहीं भी पूछा गया, जैसे बीएस वाले हैं उनसे नहीं पूछा गया, वो खुद ही जाके अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करवाएंगे, तो ये प्रोसेस क्या है? वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग होगा।
दिस कैन सर्टेनली गिव यू सम इंसाइट इन द टॉपिक, इससे टॉपिक की इंसाइट आपको मिलेगी। लेकिन लोग जो रिस्पॉन्ड होंगे, उनके जिनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होंगे वो तो ठीक होंगे, लेकिन जिनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं होंगे, वो अपने ओपिनियंस को लेके ही श्योर नहीं होंगे, तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन भी इस सिलसिले में कर सकते हैं। लिहाजा ये जो वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग है, इसको इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्चर यूजिंग देयर जजमेंट टू सेलेक्ट अ सैम्पल दैट इज़ मोस्ट यूजफुल। अब हम ये करेंगे जो उनके काम की है, पर्पस की है, उसमें पर्पसिव सैम्पलिंग आ जाएगी। मसलन अगर आपका जो है वो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने अगर किसी से अच्छा सा रजिस्टर लिखवाना है तो पर्पस इसमें क्या हो गया, जिसकी लिखाई अच्छी होगी उसी को चुना जाएगा, तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग है। इट इज़, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च में, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च वही होगी ना जिसकी लिखाई अच्छी है, तो ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रखी जाती है। वेयर द रिसर्चर वांट्स टू गेन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक फिनोमिना रैदर देन मेक स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस। एग्जाम्पल क्या है? यू वांट टू नो मोर अबाउट द ओपिनियंस। इसमें क्या होता है कि आप ओपिनियन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप किसी एक स्टूडेंट को एट योर यूनिवर्सिटी यू आप पर्पसली सेलेक्ट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट स्पोर्ट ने, फिर आप उसमें क्या करेंगे, फिर आप उसमें उन्हीं स्टूडेंट्स को चुनेंगे जो आपके काम के हैं। हर स्टूडेंट को जो है उसमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग की एक टाइप है। स्नोबॉल सैम्पलिंग। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ हार्ड टू असेस, बाज़ औक़ात पॉपुलेशन को असेस करना हार्ड होता है, टाइम नहीं है या कोई और इश्यूज़ हैं आपके, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज़ टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट वाया अदर पार्टिसिपेंट। तो इसमें क्या होगा, स्नोबॉल की जाएगी। द नंबर ऑफ़ पीपल यू हैव असेस, जो नंबर ऑफ़ पीपल आपके पास हैं आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, बाकी सबको आप छोड़ देंगे, तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर रिसर्चिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ होमलेसनेस इन योर सिटी। आप ये देख रहे हैं कि लोगों के पास घर नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसे लोग भी नहीं हैं जिनके पास घर नहीं है, मतलब आपके पास उनकी लिस्ट भी नहीं है, आपको नहीं पता वो लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन आपको एक रिसर्च टॉपिक दे दिया है कि आपने उन लोगों के एक्सपीरियंसेस बताने हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़, ज़ाहिर है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो नहीं हो सकती, आपको पता ही नहीं है कि लोग हैं किधर, ना ही आप हर एक बंदे से जाके मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यू मीट वन पर्सन हु एग्रीज टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। पहले आप उस एक बंदे को मिलेंगे जो इस रिसर्च में आपका हिस्सा बनेगा। देन शी पुट्स यू इन कॉन्टैक्ट विद यू एंड होमलेस पीपल शी नोज़ इन द एरिया। फिर वो डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे, यानी पहले आप उन बंदों को चुनेंगे जो एरियाज़ में जा सकें, तो फिर आप उन बंदों को चुन के उन एरियाज़ का सर्वे कराएंगे। तो ये किस टाइप की सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। जिस तरह मैंने अभी आपको 4 टाइप्स पहले पढ़ाई हैं, उसी तरह ये 4 जो हैं वो एक इमेज की सूरत में आपको बताया जाएगा। पहला कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। देखें, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो बंदा आपके आसपास था आपने उसको चुन लिया, आपने नहीं देखा उसमें करैक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है, तो ये इसका नुकसान भी यही है कि इससे आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। सेकंड पे पर्पसिव सैम्पलिंग, आपने सिर्फ उन बंदों को चुना जो आपको लग रहा था कि ये आपके काम के हैं, ये पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वॉलंटरी रिस्पांस में बंदों ने ख़ुद आप तक अप्रोच की, देखें ये एरोज़ नज़र आ रहे हैं, यानी कुछ बंदों ने ख़ुद अपनी राय देना चाहिए, तो ये क्या है, इसको कहते हैं वॉलंटरी रिस्पांस सैंपल, कि इन बंदों ने ख़ुद आपको राय दिया, आपने उन्हें नहीं बुलाया। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, पहले 2 बंदों से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने आगे फर्दर जो है वो सैम्पलिंग स्टार्ट की, तो ये क्या होती है, ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये आपके पास जो हैं वो 4 टाइप्स की सैम्पलिंग आती हैं। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, जो कि हमारा अगला छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ ये सिग्नल है क्या और नॉइज़ क्या है। नॉइज़ का लफ्ज़ असल में रेडियो से निकला था, जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं उनको नॉइज़ कहते हैं। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल एक डिटेक्टर होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर ये पॉइंट आकर रुका है। तो ज़रा इस स्लाइड को अच्छे से पहले पढ़ते हैं कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है क्या। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द मीन वैल्यू ऑफ सिग्नल, यानी एस,
डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बैकग्राउंड, यानी S/N क्या होगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। एक बात आपने जहन में रखनी है, इसमें नॉइज़ जितना ज़्यादा होता जाता है उतना ही वो सिग्नल वीक होता जाता है, ठीक है। Thus the user defined signal level is added to 4 consecutive points in the middle of array and the entire array is slotted. The term signal is sometimes used the pure noise free signal, जिसमें कोई नॉइज़ नहीं होता उसे सिग्नल कहते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात नॉइज़ आ जाता है बैकग्राउंड से, ठीक है। बट सम टाइम आल्सो फॉर द नॉइज़ वेयर इट डिस्क्राइब्स द जिसमें क्या होता है, ये ओरिजिनेट हुआ है रेडियो से, और नॉइज़ में भी प्रेजेंट इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल, ये सिग्नल में मौजूद होता है। सिग्नल वो है, जैसे हमने HPLC परफॉर्म की, उसमें हमें क्या मिले थे, उसमें हमें सिग्नल मिले थे। अब ये नॉइज़ क्या है, नॉइज़ बैकग्राउंड की वजह से या आपकी पोल्यूशन की वजह से या आपकी अनवांटेड केमिकल की वजह से सिग्नल को डिस्टर्ब करने के लिए नॉइज़ आ जाता है, अनवांटेड सिग्नल आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नॉइज़। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं, सिग्नल को डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बैकग्राउंड यानी N से। S/N क्या होगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो होगी। अच्छी और बुरी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या है, तो रेशो जो कि 10 से 15 डेसिबल की होती है वो एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। 16 से 24 डेसिबल की पुअर होती है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, यानी अगर 16/24 आंसर आ रहा है तो ये कोई पुअर है, जबकि अगर सिग्नल 25 हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 40 है, यानी 25 से 40 dB की जो होगी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, ये बहुत ज़्यादा हायर होगी और इसे एक्सीलेंट कंसीडर किया जाएगा। जैसे जैसे नॉइज़ बढ़ता जाता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो कम होती जाती है, तो सिग्नल बढ़ाने के लिए नॉइज़ को क्या करना पड़ता है, नॉइज़ को ऑटोमेटिकली कम करना पड़ता है। अगली स्लाइड पे देखें, मैथड्स टू डिटर्मिन द सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को हम डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं, देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द SNR, यानी सिग्नल SNR जो है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का एब्रीविएशन है। द फर्स्ट वन डिफाइंस द SNR एज द रेशो ऑफ मीन। पहला क्या कहता है, पहला कहता है SNR को, SNR बराबर होती है किसके, कि आप सिग्नल को डिवाइड कर दें किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। फर्स्ट वन डिफाइंस द SNR एज द रेशो ऑफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मेजर्ड सिग्नल, यानी मीन को अगर डिवाइड, ये ऊपर मीन लिख लें, यहाँ मीन मिस हो गया बेटा, ये मीन है, मीन बटा S क्या कहलाएगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। एक दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता है, जैसे क्रोमेटोग्राफी की पीक होती है तो रेशो ऑफ मीन अराउंड द मैक्सिमम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मेजर्ड सिग्नल, यानी मैक्सिमम की वैल्यू जितनी भी आ रही है लैम्डा मैक्स, उसे डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन से, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, SNR, यानी SNR मीन बटा S के भी बराबर होती है और SNR मैक्स बटा S के भी बराबर होती है। तो ये डिटर्मिन करने के मेथड हैं कि किस तरीके से आप उसे डिटर्मिन कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। SNR को कैलकुलेट किया जाता है एज द रेशो पावर ऑफ द सिग्नल P सिग्नल टू द पावर ऑफ द नॉइज़ P नॉइज़। इसमें फार्मूला फिर क्या लगाते हैं, SNR बराबर होता है P सिग्नल बटा P नॉइज़, यानी पावर सिग्नल की कितनी है और नॉइज़ की कितनी है। इसी तरीके से अगर V रखा जाए तो V सिग्नल ओवर V नॉइज़ का स्क्वायर। वेयर द वोल्टेज, ये वोल्टेज वो जो PMS होता है, RMS सॉरी, वेयर द वोल्टेज V इज़ द RMS वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो पावर को अगर हमने वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, उन्हीं की पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये थे मेथड कि हम किस तरीके से जो है वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को डिटरमिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था, इसे अच्छे से आपने जो है वो रिवाइज़ करना है, इसे डिस्कशन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।